नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी। मैं हूं सनोज गौतम। आज हमारे साथ में देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री मौजूद हैं, शरद कोहली जी। शरद कोहली जी, आपका स्वागत है एनबीटीवी में। तो सर, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि एक अर्थशास्त्री होने के नाते से आपको क्या लगता है कि देश की भी जो स्थिति और परिस्थिति है, कोरोना ने जिस तरीके से इकोनॉमी की कमर तोड़ी हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इससे हमें कैसे लड़ना चाहिए और आने वाले समय में, आने वाले 2-4 साल में हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, भारत आत्मनिर्भर हो सकता है? देखिए इसने पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपके एनडीटीवी के जितने भी दर्शक हैं, मेरी उनको शुभकामनाएँ, मेरा अभिनंदन कि आपने मुझे अवसर दिया अपने चैनल पे आने का। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है आपके साथ जुड़ने में। देखिए थैंक यू सर। कमर जहाँ तक तोड़ने का बात है, तो कोरोना ने तो पूरी दुनिया की कमर तोड़ दी है। वो तो मेरे ख्याल बिल्कुल। दुनिया का कोई भी हिस्सा नहीं बचा, जो बड़े-बड़े धुरंधर देश थे, अमेरिका था, चाइना था, यूरोप के बड़े-बड़े देश, यूके, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जो अपनी अपनी समृद्धि का दम भरते थे, वो सब के सब घुटने पर आ गए हैं। उनकी कमर ऐसी टूटी है कि घुटने पे आ गए। तो और भारत उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब भारत की भी कि यहाँ भी जी। अगर आज इकोनॉमिक डाउनटर्न है, इकोनॉमिकली हम दर्द हो रहा है हमें, तो वो कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया हमसे भी ज्यादा दर्द में है। उनको ज्यादा दर्द इसलिए है क्योंकि जो जितनी ऊंचाई से गिरता है, उसको उतनी ज्यादा चोट लगती है। और बिल्कुल। अगर मैं दुनिया की इकोनॉमी 85 ट्रिलियन डॉलर की है, 85 से 90 ट्रिलियन डॉलर की, जिसमें से 22 ट्रिलियन डॉलर तो अमेरिका के थे, 15 ट्रिलियन डॉलर चाइना के थे। आज वो सारी इकोनॉमीज श्रिंक करने की कगार पे है, बल्कि श्रिंक ऑलरेडी कर रही है। बड़ी बड़ी जी। इकोनॉमीज भी श्रिंक है। तो मुझे लग रहा है भारत के साथ भी अगर कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा पहले चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है दैट वी आर ऑल राइडिंग द सेम बोट। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। तो ये कहना कि हमको ज्यादा चोट लगी, तुमको कम लगी, वो ठीक नहीं है, क्योंकि सभी को चोट लगी है। जहां तक बात आगे की है, मेरे ख्याल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर जो हो गया सो हो गया और जो हो रहा है सो हो रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया में ज्यादा कुछ कर पा रहा है। हम सिर्फ उसका तमाशा देख रहे हैं और जो लोग सफर कर रहे हैं वो सफर कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ हम उस पर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज भी इसकी दवा भी जी। नहीं है, इसकी वैक्सीन भी नहीं है। बहुत सारे उसके लिए चेष्टाएं चल रही हैं, शायद जल्दी पूरी भी हो जाए, पर फिलहाल जहां पर आज हम हैं, जब हम ये शो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पर भारत एक बहुत बड़ी चुनौती को लेकर निकला है। और चाइना से जो लोगों में दुनिया भर में रोष है, गुस्सा है, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था। 2.5 ट्रिलियन डॉलर चाइना का पूरा एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट है। खाली भारत की पूरी इकोनॉमी 2.9 ट्रिलियन डॉलर की है। और आप मानिए कि जी। चाइना का एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट खाली 2.5 ट्रिलियन डॉलर का है। तो एक्सपोर्ट करते करते सनोज, चाइना ने ये क्या एक्सपोर्ट कर दिया। और मुझे लग रहा है इस एक्सपोर्ट से, जिस एक्सपोर्ट दुनिया भर में चाइना का एक्सपोर्ट मशहूर था, इलेक्ट्रॉनिक क्या, टेक्सटाइल्स क्या, मशीनरी क्या, क्या चीज नहीं चाइना एक्सपोर्ट करता था। हमारे लक्ष्मी गणेश तक चाइना हमको भेजता था दिवाली पे। बिल्कुल। हमारे भगवानों की मूर्तियां भी चाइना बनवाने लग गया था, जिनको लक्ष्मी गणेश बोलना भी नहीं आता था, क्या नहीं करता था। और उस एक्सपोर्ट को करते करते चाइना ने ये वायरस एक्सपोर्ट कर दिया। मुझे लग रहा है इसकी वजह से दुनिया भर में चाइना के प्रति रोष है, गुस्सा है, और चाइना थोड़ा सा अलग थलग पड़ गया है। पर समस्या ये है कि अलग थलग तो पड़ गया है, पर कोई ऐसा ऐसा बटन नहीं है किसी भी दुनिया में जिसको दबाया जाए और चाइना स्विच ऑफ हो जाए। क्योंकि इतनी जी। इतनी गहराई तक चाइना सबकी अर्थव्यवस्था में पहुंच चुका है, आज भी है, कि उसको एकदम से अपने जिंदगी से निकाल देना अब मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी देश के लिए संभव है। भारत को अगर हम मिला लें, शरद कोहली हम जी, बहिष्कार। शरद कोहली जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप देश के बहुत बड़े नामचीन अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा मेक इन इंडिया के बारे में। हमने स्टार्टअप इंडिया की बात की, हमने एमएसएमई को बढ़ाने की बात की, लेकिन जो मेक इन इंडिया है वो कहीं ना कहीं मेक इन चाइना बन गया। मेक इन चाइना बन गया। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज है, वहां पे चाइना का होल्ड आ गया। जो वीवो और रियलमी, रेडमी जैसी कंपनीज है, वो इंडिया में आ गई। यहाँ पे टिकटॉक और अदर एप्लीकेशन है, वो यहाँ पर यूज होने लगी। अब क्या हम वॉलेट पावर का यूज करके जो चाइना का जो हम बैन कर रहे हैं, जो एप्लीकेशंस को बैन कर रहे हैं, लेकिन फोन तो अभी भी वीवो, रियलमी और वही सारे फोन इंडिया में चल रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े कम दाम पे आपको ज्यादा फीचर्स देते हैं। यहाँ की इकोनॉमी में जो एक बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक आ गया है,
तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कैसे मेक इन इंडिया मेड इन चाइना बन गया, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें जो आई वो चाइना की आई, यूएसए से नहीं आई कंपनीज, यूरोप से नहीं आई, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आई, और कहीं से नहीं आई, ओनली चाइनीज कंपनी यहाँ पर आई है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और अगर हमें एमएसएमई को मजबूत बनाना है, देश के युवाओं को रोजगार देना है और उनकी मानसिकता को बदलना है कि नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाले बनो, तो उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, चाइना ने कोई जादू की छड़ी तो नहीं चलाई, ये तो पक्का है। चाइना ने तीन मंत्र थे चाइना ने जिन पे काम किया 1980 के बाद। 1980 में उनके बराबर थे, कोई फर्क नहीं था। तीन वर्ड्स थे, अंग्रेजी के 3 वर्ड्स हैं और बहुत आसान वर्ड्स हैं। मुझे उम्मीद है हमारे आपके सारे दर्शक उसको समझेंगे। चीपर, बेटर, फास्टर। उन्होंने सस्ता सामान बनाया। उन्होंने, हालांकि चाइना का सामान के लिए कहावत होती है चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, पर काफी हद तक अच्छा सामान भी बनाया, बेटर और फास्टर। उन्होंने बहुत स्पीड से और बहुत बड़ी मात्रा में वो सामान बना के उसको बहुत स्पीड से एक्सपोर्ट किया। तो मुझे लग रहा है ये 3 वर्ड से चाइना आगे बढ़ गया और वहां की सरकार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि वहां की सरकार ने जिस प्रकार से अपने उद्योगों को, लघु उद्योगों को, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को मदद की, मुझे लग रहा है वो बहुत ही अविश्वसनीय थी, क्योंकि कहीं भी दुनिया में किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा करा होता तो बाकी देश। दूसरा, चाइना की आबादी हम जानते हैं कि बहुत बड़ी थी। अब तो चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी निकाली, पहले चाइना में घर में बच्चों पर कोई रोक नहीं थी, तो बहुत यंग पॉपुलेशन चाइना की थी। उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया, उन्होंने सरकार की पॉलिसीज का फायदा उठाया और बहुत कम दाम पे, बहुत सस्ती लेबर पे आसानी से फाइनेंस प्रोवाइड कराया। लैंड की कमी नहीं थी, चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ही बड़ा है, हमसे बहुत बड़ा है, लैंड की कोई कमी नहीं थी। छोटी छोटी जगह उन्होंने क्लस्टर्स बनाए और मुझे लग रहा है वही दुनिया को इतना पसंद आया, क्योंकि उस कीमत पे दुनिया के देशों को लगा हम इस कीमत पे यहाँ नहीं बना सकते, हम ये क्वालिटी नहीं बना सकते, हम इतनी जल्दी नहीं बना सकते। तो मुझे लग रहा है यही फॉर्मूला भारत को अब अपनाना पड़ेगा। मैं सनोज नकल मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नकल मारने में तो चाइनीज ज्यादा मशहूर थे, उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स की नकल मारी, तो हमें उनकी नकल नहीं मारनी है, पर हमें उन्होंने जो अच्छी चीजें करी। आज चाइना जो भी है, जैसा भी है, उसने बॉर्डर पे हमें नुकसान पहुंचाया, बॉर्डर पे तनाव बनाया, खैर अब थोड़ी सी राहत है, पर अच्छी चीजें अगर किसी की होती है तो वो अपना लेनी चाहिए। अच्छी चीजें क्या थी कि वहां पर बिजनेस सेटअप करने में, आपने एमएसएमईज की बात करी, यहाँ पर एमएसएमई जब बिजनेस सेटअप करने जाता है तो उसके सामने 1000 सवाल खड़े हो जाते हैं कि पहले मैं शुरुआत कहां से करूं, मैं पैसे कहां से लाऊंगा, मुझे जमीन कहां मिलेगी। तो मेक इन इंडिया पीछे क्यों रहा? क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग पे जोर नहीं दिया। मैन्युफैक्चरिंग पे जोर क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो पॉलिसीज यहाँ पर आज से 40 साल से जो सरकारें चल रही थी, उन्होंने पॉलिसीज ऐसी नहीं बनाई सनोज जो कि फैक्ट्रीज लगाने में सहयोग दे। यहाँ तो कहा जाता था जब शादी होती थी ना लड़के की जी, और अगर वो बताते थे लड़का क्या करता है तो उनसे पूछते थे इनकी फैक्ट्री है। तो मुझे याद है मैं किसी का रिश्ता हो रहा था, मैं बैठा था, उसने कहा अगर फैक्ट्री है तो ये इसकी बहुत लंबी उम्र होगी। उसने कहा लंबी उम्र कैसे होगी? उसने कहा इसलिए लंबी उम्र होगी क्योंकि इसको तो मरने की फुर्सत नहीं होगी। और वो मरने की फुर्सत क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके बाल उड़ जाते। जिसकी फैक्ट्री है उसका गंजा होना तो तय है सब। क्यों गंजा? क्योंकि उसको फैक्ट्री का मतलब चिंता। तो जब तक फैक्ट्री और चिंता को, मेक इन इंडिया और चिंता को अलग नहीं किया जाएगा कि आपने फैक्ट्री लगानी है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है ये मंत्र सरकार को लेना चाहिए एमएसएमईज के लिए। और मैं आपको बता दूं, एमएसएमई इस समय 99% बिजनेसेस का इंडिया में हिस्सा बन चुका है जब से इन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन को बदला है। अभी कल की रिपोर्ट है कि 99% ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया नाउ आर एमएसएमईज। तो मुझे लग रहा है चिंता और मेक इन इंडिया आपस में जुड़ गए थे कि फैक्ट्री का मतलब चिंता, तो वो चिंता को चिंता चिता के समान है, तो उसको अलग करने की जरूरत है। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो गवर्नमेंट ने जैसे रूरल एरिया के लिए मनरेगा जैसी स्कीम बनाई हुई है, तो क्या उस तरह की स्कीम अर्बन इंडिया के लिए बनाई जा सकती है? कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ ऐसी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हम लेके आ सके, जिससे कि देश के जो युवा जो शहरों में है उनके लिए कुछ किया जा सके।
और जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है उसके बारे में भी कुछ किया जा सके, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको ऑर्गेनाइज करें, लोगों को रोजगार दिया जाए और कुछ ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे कि युवाओं को चैनलाइज करके इकोनॉमी का फायदा उठाया जा सके। देखिए, आपने मनरेगा की बात करी तो मैं बहुत खरी खरी बात करूंगा कि मनरेगा जी क्या है कि आपने अगर मनरेगा में लोगों को कभी काम करते देखा है? जी, मैंने गांव में लोगों को देखा है, वो जो जमीन या सड़क की कुछ खुदाई करते हुए, रोड बनाते हुए, तो लेबर को ज्यादातर मैंने ऐसा काम करते हुए देखा है। देखिए, वो सरकार की स्कीम है लोगों को, जो कि जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार देने की, और 202 रुपए मिलते हैं उनको प्रतिदिन इसको करने के, और वो जी साल के कुछ निश्चित दिन मिलते हैं। मुझे लग रहा है कि मनरेगा या आपने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करी, इसकी बजाय अगर हम मेक इन इंडिया या फैक्ट्रीज लगाने की पर जोर दें तो आपको मनरेगा और यूबीआई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मनरेगा और यूबीआई की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपके पास मैन पावर सरप्लस है, आपके पास युवा है, लोग हैं जिनके पास काम काज नहीं है। जी यूबीआई और मनरेगा सनोज किसी भी समस्या का हल नहीं है, वो लोगों को आप गिफ्ट कर रहे हैं। किसी को हमें रोजगार गिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमको जी हमको ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए कि जो उद्योगपति है उसको ढूंढ ढूंढ के लोगों को नौकरी दे, ना कि लोगों को रोजगार गिफ्ट करे। उसको उसको मशक्कत करनी पड़े अच्छे स्किल्ड वर्कर्स को ढूंढने के लिए, जो कि ठीक है अवेलेबल हो, पर वो जाके ढूंढे और उनको नौकरी दे। क्योंकि यूबीआई जैसी स्कीम से आप लोगों को आलसी बना देंगे, वो आपको एक फिक्स मंथली आता रहेगा, बहुत सारे लोग तो काम ही नहीं करेंगे इसमें।